दोस्तों हम लोग का अखंड भारत 600 ईसा पूर्व से ही 16 महाजनपदों में बटा था। दोस्तों आप लोग को ईसा पूर्व का मतलब समझा देता हूं। अगर जब मैं बोलूंगा 600 ईसा पूर्व तो इसका मतलब ये है कि हम अभी जो सन चल रहा है उसमें और 600 साल ऐड कीजिए, मतलब लगभग 2600 साल पहले। तो 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में बटा था और ये महाजनपद जो अखंड भारत के प्रमुख भाग थे अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए हमेशा एक दूसरे से द्वंद्व करते रहते थे और सीमाएं इनकी बढ़ती घटती रहती थी। और उन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जो आगे चल के पूरे भारत देश का शान बना और भारत देश को एकत्र करने में प्रमुख भूमिका निभाया। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को मगध वंश के प्रमुख राजवंशों के बारे में बताता हूं और ये जानने के बाद और ये वीडियो देखते देखते अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं वो अगर ये वीडियो को देखेंगे तो उन्हें प्राउड होगा कि उन्हें इतनी सारी जानकारी पता है। तो दोस्तों मगध वंश के अगर राजवंश की बात करें तो सबसे पहला मगध वंश का राजवंश है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया और इस वंश की बहुत सारी खासियत है और इस वंश की सबसे प्रमुख खासियत यह है कि इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, मतलब बाप मार खानदान कहते हैं। लगभग सभी के सभी राजाओं की जो मृत्यु है वो हत्या से ही हुई है और उनकी हत्यारे उनके पुत्र ही हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हर्यंक वंश की बात करूं, उनका प्रमुख संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार जब मगध वंश का नींव डाला, हर्यंक वंश का नींव डाला तो अपनी राजधानी राजगिरी में बनाए। दोस्तों आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वर्ल्ड की संभवतः पहली राजधानी राजगीर थी जो अभी बिहार में स्थित है और राजगीर के बाद से ही राजधानी की संकल्पना चली। राजधानी का मतलब ये होता है कि राज्य के प्रमुख राजा, राज्य के प्रमुख कामकाज उसी जगह होंगे। उसके बाद धीरे धीरे राजधानी कैपिटल का संकल्पना बढ़ते गया और चलते गया। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ल्ड की पहली राजधानी राजगीर ही है जिसको बिंबिसार ने, मगध के राजा ने बनाया था। अब बिंबिसार का शासन चलते गया, राज बढ़ते गया और बिंबिसार ने कई अलग अलग राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और एक राज से वैवाहिक संबंध स्थापित करने में तो उन्हें काशी दहेज में ही मिल गया था। इस तरीके से अपना विस्तार पूरब की तरफ भी अच्छा खासा कर लिया था। अब बिंबिसार के बाद उनका बेटा अजातशत्रु आया। अजातशत्रु का नाम ही था जिसका आज तक कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिससे लड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकते। और वो अजातशत्रु की बहुत सारी खासियत है। उसकी प्रमुख खासियत है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ। दोस्तों बौद्ध संगति का आयोजन करवाना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे नियम कानून बनते थे और आगे बौद्ध धर्म चलेगा कैसे इसका पूरा का पूरा निर्णय बौद्ध संगति में होता था। आप लोगों को बता दूं अभी तक 4 बौद्ध संगति हुआ है, जिसमें पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ है? अजातशत्रु के शासनकाल में। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर्यंक वंश बाप मार खानदान है। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर सत्ता हासिल की। अब अजातशत्रु के बाद में शासन आया उनके बेटे उदयन का। उदयन भी वही है, अपने खानदान के नियम को पालन करते हुए उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और वो अपने गद्दी पर बैठा। उदयन बौद्ध धर्म के प्रेमी थे जैसे कि पूरे हर्यंक वंश के लोग ही थे। और क्योंकि हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार उदयन के दादा गौतम बुद्ध के दोस्त थे, बौद्ध धर्म को सपोर्ट किए। अभी बताया अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किए और उदयन को भी बौद्ध संगति सुनने का बहुत शौक था। उदयन के बारे में बता दूं दोस्तों, अभी पटना का आप लोग नाम सुने होंगे। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है जो पूरे सब जगह प्रसिद्ध है। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने ही किया है। और उदयन को आदत था बौद्ध संगति सुनने का। नाव से आते थे, जाते थे और रास्ते में उनका बेटा नागदशक अपने खानदान की परंपरा को निभाते हुए अपने पिता उदयन की भी हत्या कर दिया। इस तरीके से आखिरी राजा हर्यंक वंश का नागदशक हुआ और नागदशक की हत्या शिशुनाग नाम के व्यक्ति ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की और हर्यंक वंश को समाप्त कर दिया। शिशुनाग वंश की बात करें तो इस वंश में शिशुनाग के बाद कालाशोक बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा था। उसने राज्य का सीमाओं का विस्तार किया और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न हुआ। देखिए 4 ही हुआ है, मगध के राजाओं ने लगातार 2 यहीं पर कर दिया कंप्लीट बौद्ध संगति। कालाशोक के समय में क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसके बाद में फिर
काम चलते रहा। इसके जस्ट बाद में आया नंद वंश। नंद वंश को की स्थापना महापद्मनंद ने की थी और इस वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी नहीं बोल सकते, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था घनानंद। घनानंद अपने अत्याचार के लिए पूरा कुख्यात था, बदनाम था और प्रजा से बहुत बेकार तरीके से कर्ज लेता था। प्रजा इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी और प्रजा में विद्रोह भी चल रहा था। और दोस्तों, नंद वंश मतलब घनानंद के समय में ही सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। सिकंदर और पोरस की लड़ाई भी इसके समय में हुआ था और इस तरीके से नंद वंश बहुत छिन्न भिन्न हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, घनानंद ने एक ब्राह्मण जिसे भविष्य में चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उसका अपमान किया था। उस अपमान से बहुत ज़्यादा क्रोधित और दुखी होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस वंश का समाप्ति कर दूंगा और यहाँ एक बहुत ही सुव्यवस्थित स्वशासन वाले राज्य की स्थापना करूंगा। चाणक्य ने बहुत खोजा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को उसने खोजा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या करने के बाद मौर्य वंश की नींव रखी गई। दोस्तों, मौर्य वंश अपने भारत के इतिहास का पूरा चमकता सितारा है। भारत का अभी जो रूप है, इसका अगर निर्णायक मोड़ देने का काम किया गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य वंश के द्वारा किया गया है, जिसकी पूरी रणनीति चाणक्य द्वारा निर्धारित होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर पहली खासियत देखा जाए तो सेल्यूकस निकेटर को उसने परास्त किया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था आप लोगों को बता दूं, सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर कभी कोई लड़ाई नहीं हारने वाला था और ये सेल्यूकस निकेटर के नाम से ही लड़ाई करता था। सेल्यूकस निकेटर ही पूरा का पूरा इसमें सारा का सारा योजना तैयार करता था। लेकिन सिकंदर की मृत्यु 33 साल की अवस्था में हो गई और उसके बाद में उसका राज सेल्यूकस निकेटर संभाला। मतलब एक इनडायरेक्टली सिकंदर से ही लड़ा और उसे परास्त कर दिया। सेल्यूकस निकेटर इससे बहुत अपमानित था और कई सालों तक प्रतीक्षा भी किया और फिर दोबारा बहुत बल के साथ दोबारा आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य पर और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोबारा भी उसे बहुत गंदे तरीके से पराजित किया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और दहेज में खूब हाथी घोड़े दिए। अभी मौर्य वंश का बस चंद्रगुप्त मौर्य तक ही उसका प्रताप शामिल नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार हुआ। बिंदुसार अपने आप को अमित्र कोट कहता था, अमित्र घात कहता था। मतलब मित्र का मतलब दोस्त और अमित्र का मतलब दोस्त नहीं, मतलब दुश्मन, और दुश्मनों को सीधे मार डालता था। और आप लोग को एक कन्फ्यूजन होता है, अक्सर सबको होता होगा, बिंदुसार और बिंबिसार। दोस्तों, बिंदुसार और बिंबिसार दोनों को दोनों मगध वंश के ही राजा हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। बिंदुसार द लगा हो, बिंदुसार का मतलब है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और मौर्य वंश से रिलेटेड है। और बिंबिसार उससे बहुत पहले का व्यक्ति है जो पूरे के पूरे मगध वंश या हर्यक वंश का संस्थापक है। इसलिए बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसार का शासन तो एकदम निर्विवाद चला, उनके समय में तो कोई सर उठा ही नहीं पाया। उनके बाद विद्रोह हुआ और उस विद्रोह से इनका बेटा अशोक अपने भाइयों का लहू बहाते हुए और अपने भाइयों को परास्त करते हुए उनकी हत्या करने के बाद में अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक की गद्दी पर बैठने के साथ ही ऐसे ऐसे चीज हुए जो आज भी लैंडमार्क बने हुए हैं। अशोक के समय ही पहली बार पशुओं का अस्पताल खोला गया। अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। अशोक के समय ही रोड के किनारे पेड़ लगाने की परंपरा शुरू हुई। अशोक का बहुत योगदान है और इस तरह से मौर्य वंश का अखंड योगदान दिया गया है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, अभी बता दे रहा हूँ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराने वाले शेरशाह सूर्य को ही उसका निर्माता बता देते हैं। दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था और ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत शेरशाह सूर्य ने कराया था। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में की तैयारी करते हैं उनको तो एकदम ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड की अगर स्थापना किससे किया था, अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका मरम्मत वर्ड आए तो समझ लो आप लोगों को क्या बताना है, शेरशाह सूरी। और एक चीज और बता दे रहा हूं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, बहुत जरूरी चीज है। अभी जो मैंने बापमार खानदान के बारे में बताया था, उदाईन हर्यंक वंश के राजा,
उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की है, लेकिन शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र शहर को और व्यवस्थित करके पटना नाम से शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने कराई। इसलिए आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा, अगर पाटलिपुत्र पूछा जाए या पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, और अगर पटना शहर की स्थापना बोलेंगे तो क्या है, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों इस तरह से मौर्य वंश का पूरा का पूरा शासन भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। और मौर्य वंश के बाद में जो वंश आया, मौर्य वंश के जो आखिरी राजा एकदम धीरे धीरे पूरा एकदम सुस्त पड़ गए थे, और कहा जाता है कि एक ऊंचाई पे जाने के बाद पतन होता ही है। उस नियम का पालन करते हुए अंतिम मौर्य वंश के राजा को पुष्यमित्र शुंग, उसका जो मंत्री था, उसने उसकी हत्या कर दी, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का शुंग वंश भी कोई मामूली वंश नहीं था। उस वंश में एक सातकर्णी नाम का राजा था, जिसने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ जिसे हम केवल कथाओं में सुनते हैं, उसने सचमुच करवाया था। उसका नाम क्या था, गौतमी का बेटा था, इसलिए उसे गौतमी पुत्र भी बोलते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजसूय यज्ञ करवाया था, जो मौर्य वंश के बाद में आया था। और मौर्य वंश के बाद कोई स्पष्ट राजा नहीं मिला, इसलिए इसका कोई वंश के रूप में नहीं गिनते हैं, वो चलते जाता है। फिर कई सालों तक गुमनामी भरा समय मगध वंश का चलता रहा। फिर उसके बाद मगध वंश को गुप्त वंश के रूप में फिर प्रतापी राजाओं का उपहार मिलना शुरू हो गया। सबसे पहला प्रतापी राजा श्री गुप्त, जो गुप्त वंश का नींव रखा। गुप्त वंश के बारे में बता दूं, उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त वंश के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय बोले तो अलग अलग चीजें हैं। आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर उसमें मौर्य वर्ड जुड़ा हो, चंद्रगुप्त मौर्य, तो समझ लीजिए चाणक्य वाला मौर्य वंश का राजा थे। लेकिन अगर चंद्रगुप्त प्रथम वंश बोला जाए तो वो गुप्त वंश के राजा थे। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य जब लगाया तो आप गुप्त वंश मत समझिएगा, वो मौर्य वंश है। मतलब मौर्य लगा है तब मौर्य वंश के राजा थे, और मौर्य नहीं लगा है केवल गुप्त है तो समझ लीजिए गुप्त वंश के राजा है। तो चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही प्रतापी राजा हुए, सीमाओं को बढ़ाया, और उनके बाद धुरंधर राजाओं की बाढ़ आनी शुरू हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य उपाधि का शुरुआत किया। विक्रमादित्य उपाधि का मतलब हर तरीके से अपने राज्य के लोगों की रक्षा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय वो विक्रमादित्य थे जिन्होंने हूणों को परास्त किया। हूण के बारे में आप लोगों को बता दूं, हूण एक ऐसी बर्बर प्रजाति थी जो जहां जाती थी वहां की बस्तियां उजाड़ देती थी। वहां के राजा डर के मारे राज्य को खाली कर देते थे। और जब हूणों का आक्रमण हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय पहले विक्रमादित्य थे जो हूणों को केवल हराए ही नहीं, उनको खदेड़ते खदेड़ते उनके घर तक गए, और वहां उनके दिल में वो डर पैदा किया कि हूण जल्दी इधर उधर आक्रमण नहीं करते थे। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब विक्रमादित्य का प्रभाव। और दोस्तों, आप लोग अकबर के नवरत्न के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दूं, अकबर के नवरत्न के पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न उपस्थित थे। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अभी धुरंधर राजाओं की बारी खत्म नहीं हुई, और भी राजा बचे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में गुप्त वंश में कुमारगुप्त नाम के एक राजा है, महाप्रतिभाशाली, पूरा ज्ञान का सम्मान करने वाले, ज्ञानी, प्रतिभा और योद्धा एक साथ। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त द्वारा किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको कुछ बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला यूनिवर्सिटी है। उसके बहुत बाद में इंग्लैंड में, अमेरिका में यूनिवर्सिटी बना, लेकिन वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड का, भारत का ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में चाइना के महाज्ञानी, आज भी महाज्ञानी चाइना कहे जाते हैं, वेनसांग, फायान, ये सब के सब शीलभद्र उस वक्त गुरु थे। शीलभद्र के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, और तब जाके चाइना में अपने ज्ञान को, प्रकाश को फैलाया। पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से ज्ञानी आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नाम के एक हताताई, एक दुर्व्यवहारी राजा ने नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को, उनके पूरे पुस्तकों को जला दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से मगध वंश के और मगध साम्राज्य में जितने राजाएं आए,
उनके बारे में आप लोग को यहाँ मैंने एक संक्षिप्त में जानकारी दी, और इस संक्षिप्त जानकारी अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा विस्तृत मान सम्मान, इज्जत और अपने मन में बड़ापन बनने का बोध कराएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।